तो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर कोई बेसिक लेवल एस से आ जाएगा, सिविलाइजेशन, कल्चर, आई होप यू कैन हैंडल द टेक्निकल पार्ट. बाकी तो एग्जाम्पल्स आप जितना चाहो जनरल स्टडी से उठा के दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट वी हैव डिस्कस टुडे, यहाँ से भी कुछ एक दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, बट टेक्निकल पार्ट आपको याद करना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 पेज ही हैं. इतना तो याद कर सकते हो ना भाई 140 के लिए, है ना. बाकी चीज़ों के लिए इतना पढ़ते हैं हम, सीसेट में पास होने के लिए इतनी क्लास करते हैं. अरे यहाँ के लिए 5-6 पेज तो याद करो कम से कम. क्योंकि देखो एसए के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही यही है, वी वांट कि जो हमें आता है उसके बेसिस पर नंबर दे दो. हमें तो इतना ही आता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे. ऐसे नहीं काम चलेगा यार. वो पहले चल जाता था कि हम लोग के टाइम सीरियसली, मतलब आप लोगों का जो एक लेवल है ना वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ है. फिलोसफी वाला ड्रामा तो 2017 से स्टार्ट हो गया था. इवन आई वाज राइटिंग एग्जाम एट दैट पॉइंट टाइम. बट उससे 1-2 साल पहले तक इट वॉज वेरी ईजी. यू हैव टू जस्ट लर्न द स्किल. वो तो तब भी थी, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरिंग, कंक्लूजन, कीवर्ड्स एक्सेट्रा. दैट चैलेंज वॉज ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ ओनली वन चैलेंज हैज इंक्रीज्ड एंड दैट इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी. तो आपकी नेक्स्ट फिलोसफी की ही क्लासेस शुरू होंगी अब. ठीक है, इज दैट क्लियर. तो उसमें भी कंटेंट बिल्डिंग करवाएंगे, बिकॉज आप लोगों से ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि आप मटेरियलिज्म पे अच्छा लिख दो. ऊपर से लेकर नीचे तक सब मटेरियलिज्म है, but still the philosophical part of materialism is weak. है ना, रोज सुबह धूप बत्ती करके स्पिरिचुअलिज्म नहीं आता. बट टॉपिक वही पूछता है वो बार बार, स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ अदर देन क्लियरिंग यूपीएससी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. तो ऐसे ऐसे कुछ 7-8 थीम हैं जिसपे हम फिलोसॉफी की क्लासेस लेंगे, ताकि आप लोग समझ जाओ कि एग्जैक्टली पेपर पे लिखना क्या है. आइडियाज होंगे तभी तो उनको यूनाइट करके एक अच्छा पार्ट बनेगा. इफ द आइडियाज आर नॉट देयर देन विल ऑलवेज बी लैकिंग. ठीक है, नाउ लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स लेसन्स ऑफ हिस्ट्री. लाइक इफ यू सी हिस्ट्री, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस टू सी हिस्ट्री. बहुत सारी अप्रोचेस हैं. लाइक एक अप्रोच है, द नंबर वन अप्रोच इज साइक्लिकल. सबसे फेमस अप्रोच यही है इनफैक्ट. बट दिस इज नॉट हाउ इट गॉट डेवलप्ड. सबसे पहली अप्रोच कौन सी हुआ करती थी? लीनियर थियरी. लीनियर थियरी सेज that with the period of time there will always be only progress. Like if we see societies of today, okay, see it from 2 million years ago, तो हर फेज में क्या रहा है? Progress. And this approach of looking at history is only known as linear theory. Okay, but this is not acceptable in today's time. Why? Most famous क्या है? Cyclical theory. Cyclical theory says it repeats itself after a point of time. This is what it is. और इसी के ऊपर ओपिनियन बनता है कार्ल मार्क्स का, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड देन एज अ फार्स. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का पार्टीशन है. हाउ द फर्स्ट पार्टीशन फॉर इंडिया, इट वाज अ ट्रेजेडी, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. 1971 Pakistan thought, okay, the process which worked in 1947 can be continued forever, but it couldn't be contained. It led to, so that's the second time history repeated itself. The second partition for them, 1971. And this time this was a farce because this could have been stopped. Because you have just learned from 1947 what was responsible for the partition. Initially it was religion, second time it was not religion, second time it was language or broader culture, Bengali culture versus Urdu culture. So always try to understand these things. That when somebody says two-nation theory, the permanent rebuttal to two-nation theory is the partition of Pakistan. That's 1971. So these kinds of examples you have to remember. नहीं तो क्या लिखोगे? History repeats itself first as a tragedy, second as a farce. What kind of theory it is? Cyclical theory. तो वर्ड भी नहीं आता है. एक और अप्रोच है, ग्रेट मैन थियरी. ग्रेट मैन थियरी says that history is nothing but the study about some prominent personalities who have made history. महात्मा गांधी जी,
Ashoka, Akbar. This is third approach towards history. Those people who are very influential, those who have specifically created history, this is that the history is purely about that. Nothing else is there. But this approach is also criticized. Why it is criticized? Why it is criticized? It is criticized because these leaders also got developed in a specific socio-economic environment. So we cannot just reject the environment and only pick. ना चेरी पिकिंग नहीं हो सकती कि 4-5 लोगों को पकड़ लिया, बोलो ये एंशिएंट हिस्ट्री, ये मिडिएवल और ये मॉडर्न, कहानी खत्म. तो शॉर्टकट है. सो हिस्ट्री कांट बी सीन जस्ट एज अ क्रिएटमेंट थियोरी. नेक्स्ट जो है ज्योग्राफिकल थियोरी है कि मतलब ज्योग्राफी इज वेरी मच कनेक्टेड विद द हिस्ट्री, एंड द हिस्ट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड is always going to be influenced by its geography. Like see the creation of the initial civilizations, they are all along the rivers. तो ऐसा नहीं ना कि उसके बिना civilization बनना possible नहीं था, ठीक है. But the geographical factor were very influential. India was not invaded from the north. Only in 1962 for the first time the invasion has come through Himalayas. Before that has never happened. So it's a kind of geographical factor. That's why all the invasion used to come from northwestern part of Indian subcontinent, not from the immediate north. Northeast से पहली बार अपना 1962 में हुआ है. This is nothing but the influence of geography on the history. And finally is Marxist. I have already discussed about it. Marxists see history as just a type of class wars. The ancient history was a fight between two entities. And what were those? Master and slave. During the medieval time, it was the fight between the feudal lord and the serfs. And the modern history, okay, it is a fight between the capitalist and the working class, or the bourgeois and the proletariat. He sees this mode of a class war, class struggle. So that's why I'm saying now, the way you see history, the interpretation is going to. So when जब ये टॉपिक आता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स, अब आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पे अगर एग्जांपल लिखते रहोगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? यहाँ पे देखो ना कितना पर्सपेक्टिव है. अगर उसको क्रिटिसाइज भी करना तो कुछ होना चाहिए ना स्पेसिफिक बात करने के लिए, और इसी को ही हम आज समझेंगे ठीक से. ठीक है, लेट अस सी. ये थोड़ा छोटा एरिया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा रिलेटिवली ईजी है. इसमें कुछ 2-4 स्लाइड्स एक्स्ट्रा हैं आपके हैंडआउट से, तो थोड़ा सा इसको इस वाले पार्ट में जरूर पढ़ लेना आप, अपना पीपीटी वाला पार्ट. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसमें बेसिक्स है कि पीपीटी में कुछ 2-4 एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं. Let us see. So, linear concept of history. From where does this linear concept origins? कहाँ से start होता है? The linear concept of history यहीं से start होता है. Those who use religion, okay, those who use religion to justify how the existence would be. What would they say? That there is birth and then there is death. Okay, तो ये theory कहाँ से आती है? Saint Augustine, who saw history as a kind of unfolding of plan of God. भगवान ने जो बता दिया ऊपर से वो होता चल जाएगा. A process that would end in the final judgment. So when we use this religious, when the religion is going to influence, okay, the history or the history's interpretation, it eventually leads to linear theory. Voltaire saw history as being linear but in a more secular way. He envisioned 4 great ages of man culminating in the scientific enlightenment of Newton. History is about progress and the world is constantly improving and heading in an ultimate direction. This is what linear is, कि भाई हम आगे progress ही करते चले जाएंगे. There are no real repetitions in history, although they may appear to exist every once in a while. For example, cognitive revolution, okay, when or the creation of a thinking man. Then second is
agriculture, then we have the scientific revolution. So this is the approach, the first approach. It is known as linear, कि हाँ बस एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं. तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो ऐसे में लिख पाओगे. कि अगर वहाँ पे लिखा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वहाँ पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि ठीक है कि भाई हाँ हिस्ट्री रिपीट करती है, देयर आर इवेंट्स, बट देयर आर सम स्कॉलर्स हु आर्ग्यू अगेंस्ट इट. तो काउंटर पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? तो वोल्टेयर का नाम यूज कर सकते हो, सेंट अगस्टिन का नाम यूज कर सकते हो. वन यूजेस द रिलीजन, द वन यूज द सेकुलर पर्सपेक्टिव. दिस इज द अप्रोच. तो जब भी ऐसे ऐसे आएंगे ना हिस्ट्री के ऊपर, है ना, हिस्ट्री इज द विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, तो हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिस्ट्री एग्जैक्टली. एंड इफ वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो देखो हमेशा दिक्कत आएगी. Then comes cyclic theory. Cyclic theory is very easy to understand. It's going to repeat itself. There are certain events, like I have told you, that when India and Pakistan got divided, it was not the first division in the world. Before this, so many times the redrawal of the mapping boundaries has been done. It was done in Europe, it was done in various other parts of Asia. India was also a natural one. It's not something which has happened for the first time. So ancient Greek historians like Herodotus and Thucydides, they were supporter of cyclical theory. In the Middle Ages, Petrarch, Machiavelli also see history as being cyclical in nature. In modern age, Arnold Toynbee and Oswald Spengler, they also saw history as rise and fall, in the rise and fall of civilization. कि होता चलेगा, एक peak point आएगा फिर एक गिरेगा. Okay, like you see the example of USSR, rise है फिर fall है. ठीक है, तो इट इज साइक्लिकल इन नेचर. ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा. स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है. कोरोना 2020 फॉल, तो एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है. सट्टा बाजारी होती हो, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे चलता रहेगा. इंडिया जीडीपी ग्रोथ हमेशा ऊपर जाएगी क्या? 2003 to 2008 was the best period of Indian growth. Okay, then came the halt of 3-4 years. 14-15 से फिर से थोड़ा रिवाइव किया. अभी पता नहीं 10 साल से ऊपर जा रहे कि नीचे जा रहे. डेटा के ऊपर बहुत दिक्कत है. बट एज पर द रिकॉर्ड्स आरबीआई से 7% हमारा ग्रोथ रेट होगा इस साल का. बट एनीवे, जॉक्स अपार्ट, इंपॉर्टेंट थिंग इज साइक्लिकल. एग्जाम्पल्स आप आराम से उठा लीजिए करंट से. पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल उठा सकते हो कि पहले इंडिया के साथ पार्टीशन हुआ, फिर बांग्लादेश के साथ पार्टीशन हुआ. ऐसे ऐसे बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड में. ठीक है, द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री posits, or it says that historical events and pattern follow a cyclical trajectory repeating in a predictable manner over time. Language, very important. Don't just write yes I say history repeats itself. हिस्ट्री के बारे में जब भी लिखने हो रिपीट, तो ये पॉइंट्स आने चाहिए. तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें? कीवर्ड्स क्या क्या हैं? It posits, or it says that, or it argues that the historical events and pattern follow a cyclical trajectory. Trajectory becomes a very important keyword because एकदम से formalize कर देता है meaning को. Okay, repeating in a predictable manner over time. Okay, is that clear? Like we see the example of in India, we had first urbanization, then we see the decline, then we have second urbanization, then we again see the decline, and then we have the third urbanization. So that is the urbanization history of India. Okay, India's governance process, if you see, so there also history has repeated itself. How? How has history repeated in the governance process since 1947? We had seen centralized government, okay, then we see the era of coalition, then we again have seen a strong central government. So history repeats itself. Is that clear? So political, economic, social, cultural, बहुत सारे elements में repeat करेगी. Is that clear? But what will be the specific frequency? That we cannot predict. This concept suggests that civilization go through phases of rise, peak, decline, and renewal. Proponents of this argue that society's experience of the cyclical theory argue that similar challenges and crises at recurring intervals leading to a cyclical pattern of growth and
decay. तो rise and fall चलता रहेगा. This is the theory which was picked up by Karl Marx, and then within the frame of cyclical theory, he said that within this we have the class wars. Okay, it is going to repeat itself. तो repeat करते करते के टाइम पे class wars और लेके आ गए थे. Like in the ancient, the class wars were between the master and slave. During the medieval era, it was about the feudal lord and the serf, and in the modern times, it's a fight between the capitalist and the working class. ठीक है, तो वो cyclical theory के साथ भी चलते हैं और बाद में. In 1947, British India got divided into India and Pakistan based largely on religious line, which resulted in a violent and traumatic partition with widespread communal violence and displacement. Farce means पहले tragedy था. Okay, it was not something that everybody wanted. But the second time it was farce because the policies were not changed. Okay, the manner in which the eastern Bangladesh or eastern Pakistan, it was treated by the West Pakistan, it led to one more partition. And within 25 years of partition, the state of Pakistan again witnessed the partition on linguistic line. And a new country, Bangladesh, came into existence, didn't learn from the tragedy of partition of British India and repeated the same mistake in 1970s. तो ये जब ऐसे आया था, अगर आपके पास ऐसे ऐसे कुछ 5-7 एग्जाम्पल होते तो मज़ा आता, नहीं तो फिर कहानियाँ लिखते रहो. अब कहानियाँ लिख के कोई फायदा नहीं मिलेगा. पहले थियरी. One thing is getting clear to all of you. We should have to focus on theory part. The theory part should be strong. It should look very authentic, and then the example should come. If only examples are coming, it's a source of weakness. It means that the subject is not clear to you. It just means you can understand it, but you cannot communicate it. बता नहीं पाओगे पूछने पे कि हिस्ट्री, हम बस इतना ही ठीक है, हमें भी पता है हिस्ट्री कुछ होता है. एग्जाम्पल अब बता देते. So you have understanding, but you do not know how to express. That's the difference. And when somebody says exact expression, the exact expression, no dilution of what you are going to write. So make sure थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पे काम करना पड़ेगा. Essay is purely about that. Essay में ये सब चीज़ें नहीं चलती, और जिसका flawless language है उसका चलो फिर भी काम चल जाएगा. But those who are having not that much of grip over the English language, eventually you have to learn. Then comes great man theory. So this comes from according to Plutarch. So what does it say? History is primarily the study of great leaders and innovators who shape the course of history through their personality, character, ambition, ability, leadership, or creativity. Like I give you an example, like Ashoka has created history, or Buddha had created history. Okay, or Mahavir has created history, in religious history of India. If we see Ashoka, or if we see like Samudragupta, or if we see those important personalities, this is what he has written. Thomas Carlyle gave an early formulation of great man theory in the history. In 1840, he gave a series of 6 lectures titled on heroes, hero worship, and the heroic in history. Like if you see South India, in South India there is a very big tradition of heroes. And the hero stone का culture आज भी बहुत ज़्यादा है. Like whenever some film star, it's very easy for a film star to become a politician in South India because of the hero culture. In North India, it's not that easy. Even Amitabh Bachchan failed. He said, my biggest mistake is entering politics. Because North India में उनको politician वाली figure अलग चाहिए, hero वीरो सब आगे अलग रखेंगे. ठीक है, but in South India, induction is relatively easy. Okay. So in his lectures, he analyzed the decisions and ideas of 6 heroes: Divine Odin, Prophet Muhammad, Shakespeare, talks about Martin Luther, Rousseau, and the King Napoleon. Carlyle said that the history of the world is but the biography of great men, reflecting his belief that the heroes shape history through both their personal attributes and divine inspiration. अब ऐसा अगर 4 लाइनें लिखोगे, the person who is reading your essay will get inspired. कुछ नया मिला मुझे आज. It makes sense also. और आप फिर अगर अपने ऐसे में वही लिख रहे हो, हिस्ट्री रिपीट्स ऊपर से लेके नीचे तक, और स्टार्टिंग में जैसे लाइक आई हैव सेड अर्लियर, इट्स गोइंग टू रिपीट. नहीं यार, वो नहीं काम चलेगा. आपको थोड़ा लैंग्वेज पे और कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा कंटेंट है.
ये ऐसा कंटेंट है कि मतलब आराम से आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे के आ सकता है, बट यू हैव टू कंज्यूम इट, यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ऑलरेडी टीच करी गई, आप थोड़ा लेक्चर देख लीजिए एक दो, है ना, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर आप लोगों ने मिस करे हैं, वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लीजिए। अभी फिलोसफी का जब करेंगे उसके बाद फिर से 1-to-1 सेशन करेंगे आप लोगों का, क्योंकि ऐसे जब तक आदत नहीं पड़ेगी ना लिखने की तरीके से, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और पूरी क्लास का यही लॉजिक है कि आप लोग सीख जाएं, और इस साल जब मेंस अपना आएगा तो एक बढ़िया अच्छे मार्क्स, इट शुड बी अ पेपर विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन। तो मेरे पहले सिलेक्शन में एसए का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 152 मार्क्स आए, और 152 एक ऐसा मार्क्स होता कि मतलब कहीं भी अगर 10-15 नंबर कम हुए तो यू विल नॉट बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, यू विल स्टे देयर। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, कि इफ आई एम वर्किंग इन दिस पेपर देन आई शुड गेट एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर्स, दोज हु आर नॉट वर्किंग। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका भी 100 आ रहा है अपना भी 100 आ रहा है, फिर तो हम फेल हो गए। Because our perspective is to get maximum marks, but those maximum marks will only come when you consume this, और इसको पेपर पे उतारना सीख जाओ, वो थोड़ी सी लिखना, एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिक, everybody is not accepting this theory. What Herbert Spencer says, he believed that attributing historical events to decision of individual was an unscientific approach. Okay, who was responsible for the beginning of agriculture innovation? सब कुछ अशोका ने थोड़ा ना किया था, कि वो एग्रीकल्चर भी करता था, वो ये भी करता था, वो भी करता था, नहीं। What about those socio-economic factors? So that's why attributing everything only to men is something a bit of more egocentric way of looking at history. कि सब मैंने किया है, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, करा दिया ना सब कुछ आपके वहां पे। टैक्स कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो क्या? तुम तो सबसे बड़े चोरी करते हो टैक्स की। टैक्स कहाँ से आता है सरकार के पास? हम लोगों से ही आता है, बस वो कलेक्शन होके इतना बड़ा लगता है, और वो लोग ऐसे खुश होते हैं 50,000 करोड़ दे दिया तुम्हें। कहाँ से दिया? तुम्हारे पास तो थे ही, तुम तो बोलते तुम फकीर हो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू? वो ईगो सेंट्रिक व्यू है कि मैंने कर दिया, इसने कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने किया, वो ज्यादा सही बात है, आपने कुछ नहीं किया। वही वही पर्सपेक्टिव यहाँ पे है। ग्रेट मैन आर मेयरली प्रोडक्ट ऑफ देयर सोशल एनवायरमेंट्स, इट्स नॉट समथिंग दे कम आउट ऑफ वैक्यूम। लियो टॉल्स्टॉय, वेरी फेमस पर्सनालिटी, कौन सा फेमस बुक है इनका? वॉर एंड पीस। सो इन वॉर एंड पीस he also writes about it. He says that he criticized the great man theory while commenting that the significance of great individual is imaginary, और एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देके जाते हैं। And as a matter of fact they are only history slaves. घूम फिर के तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे तो तुम स्लेव हो हिस्ट्री के, rather than you are the leader in the history, you are a history's slaves. Very complete opposite perspective. When these things come in the essay, eventually दिखता है कि यार इसकी डेप्थ है, इसके पास तो ओरिजिनल आइडियाज हैं, ओरिजिनल नहीं तो एटलीस्ट बोरो अच्छी जगह से करे हैं। तो जीएस से आज की डेट में ऐसे बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। दैट्स वाई दीज क्लासेज आर नेसेसरी, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ईजी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, कि इंट्रोडक्शन लिखना सिखा देते हैं, कंक्लूजन ऐसे स्ट्रक्चरिंग करी, तुम भी खुश हम भी खुश, चल नहीं रहा है इसका काम। तो आप लोग कंज्यूम करिए, ये सारा कंटेंट आपकी भलाई के लिए बनाया जा रहा है, कि आप लोग बाकी लोगों से आगे निकलेंगे। दैट इज आवर परसेप्शन, रियलिटी आप बनाएंगे। जेरेड डायमंड, so what he says in his influential work Guns, Germs and Steel, offers a compelling perspective on the shaping of human societies and their historical trajectory. हर जगह देख रहे हो वर्ड क्या साथ में आता है? historical trajectories. He argues that geographical factors play a pivotal role in determining the success or failure of civilization. How? He contends that differences in the availability of domesticable plants and animals, as well as geographical features like orientation of continents and distribution of fertile land, led to variation in development of agriculture as well as technology. Take the example of West Asia. West Asia was the first area in the world where we see the beginning of एग्रीकल्चर। अराउंड 8000 BC के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होता है ना। वी गॉर्डन चाइल्ड्स इनिशियल स्टडी, इट वाज फ्रॉम विच एरिया? वेस्ट एशिया। Why did the West Asia become the epicenter of early agriculture? What's the reason for that? The reason is very clear. The domesticable plants, animals were living in that area, along with the availability of water, oasis part. End of story.
So that's why geography plays a very important role in the development of history. Had that not developed, we have not seen the development of agriculture. If surplus of agriculture was not there, तो हम सब लोग बैठ के आज भी हा हा करके ताली बजा रहे थे. Only culture used to be there, no civilization was possible. So it is very important that the geography plays an important role in the shaping the history. I've given you more example like India's invasions. There was a pattern which was used for because of the certain geography. India is able to enjoy great trade and commerce because of its geography. Singapore became a rich country because of its geography. It is a major harbor for ships. Okay, because it is very close to Malacca Strait. Geography does plays a very important role. इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत बड़ा एक स्पेसिफिक स्टडी किया था कि हाउ डज द कंट्रीज राइज, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, तो उसमें एक मॉडल ज्योग्राफी का था. दोज कंट्री हु आर एबल टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ देयर ज्योग्राफी इवेंचुअली बिकेम रिच. तो उसका टाइटल कुछ ऐसा था, ज्योग्राफी एंड जीन्स. क्योंकि जीन्स को यूज करके चाइना मतलब छोटे छोटे कमोडिटीज करके डेवलप हो गया. आज की डेट में चाइना की इमेज चेंज हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स. बट एक टाइम था जब देयर यूज्ड टू बी मजाक है ना कि चाइनीज है क्या, बट दैट हैज चेंज टुडे. आज की डेट में चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे दिखते हैं क्या, डिफंक्ट वाले. जापान वाज आल्सो लाइक दिस. When Japan started its industrial revolution in 1870s, at that point of time, it was having the same model कि कैसा भी प्रोडक्ट बनाओ बेचो. So the focus was on volume, not on quality. And when it became developed, it shifted towards quality. ठीक, चाइना तो हमारी आंखों के सामने वो 10-15 साल के अंदर देख लिया मैंने कि आज की डेट में सारे फोन हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, चाइना में हो रही है. अब देखो प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हो चुके हैं. तो पहले चाइनीज़ फ़ोन आपने देखे थे, 10-10 सिम डलते थे उनमें, इतने बड़े बड़े थे वो. सीरियसली 8 से 10 सिम लगते थे उनमें. पता नहीं क्या बना के इतना तेज आवाज़ चलता था कि मतलब स्पीकर भी फेल कर दे हो और कभी भी बंद हो जाता था. अब 10 सिम करते करते कौन सा कॉल है पता नहीं. इतने नंबर कौन इंसान कैसे याद करेगा. उल्टी पुल्टी स्कीमें चलाते रहते थे चाइनीज़. पर आज की डेट में देखो सारे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है. ये सब बस इनकी सबकी एक ही ओनर है घूम फिर के. तुम्हारा वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, ये सब ब्रांड्स अलग अलग हैं, द ओनरशिप इज वन. कुछ टाइम पहले तक पेटीएम भी उन्हीं का था, वो तो अब डाइवेस्ट हो गया है. ठीक है, तो आज की डेट में चीज़ चेंज हो गई. तो ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Japan is able to use its economic prowess plus geography because Pacific उनका सामने है पूरा. Harnessing of any kind of resource, it's easy for them. Using it eventually for their economic development. That's why USA and Japan, they were against each other because both were trying to dominate Pacific. So geography does play a very important role when it comes to shaping the history. This in turn influenced the rise of complex societies and the eventual emergence of powerful civilization. So you cannot say without resources you can change the history. And today if China is having the prowess, why? Control over rare earth elements. और वो कहाँ से आता है? Geography से आता है. ठीक है, if Australia today has nuclear fuel, okay, that's how इंडिया उसके पीछे पीछे घूमता है. थोड़ा सा कुछ करो यार, भेजो यहाँ पे, है ना. We have signed the nuclear cooperation pact also with Australia, with USA, because they have natural resources. So geography does play an important role, okay, but it depends upon the people also of those areas to what extent they can utilize the geography. Like everybody cannot utilize. There's a resource curse also जिसको बोलते हैं. इससे काउंटर पर्सपेक्टिव वो है रिसोर्स कर्स. झारखंड, छत्तीसगढ़, richest with respect to natural resources, but since the governance trap is there, the word is governance trap. Governance is not very clean. What does it leads to? No development. इसको डच डिजीज भी बोलते हैं. डच डिजीज. ज़्यादा पैसा हो तो डेवलपमेंट रुक जाती है, ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाए तो. अफ्रीका बहुत टाइम तक डेवलप क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज पहले लड़ाई चल रही थी 50 साल तक, किसके पास सोना जाएगा, किसके पास डायमंड जाएगा.
there's a Kimberley process है ना, Kimberley process. Kimberley is one of the biggest mine of diamond in South Africa. So in whole of Africa there are lots of civil wars which are going on, and those specific you can say organizations or the when they are using small child or the conflict areas for diamond mining, so जो भी diamond वहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं conflict diamond. So Kimberley process was devised so that nobody purchases the diamond from the conflict areas because it is going to fuel again wars. है ना, हमने बात किया था ना कि for any war we require finance. So geography wise rich है अफ्रीका, but the problem with them is वो कितना strategically placed है अफ्रीका. आप देखो ना, इधर भी कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, इतना strategically placed है. Geography is there, natural resources is there, but still it remains a dark continent because but continent of hope भी उसी को बोलते हैं कि आगे चल के वही चलेगा शायद. India and China, they are competing in Africa today because of its geography. So बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, देखो बहुत सारी चीज़ें साथ मिल के काम करती हैं, कोई एक पर्सपेक्टिव कभी काम नहीं करता. Marxist theory, it is very clear, we have already discussed it multiple times. This was formulated by not just Karl Marx but his friend Frederick Engels. Okay, so what did he say? Evolution of society is fundamentally shaped by dynamics of class struggle. They argue that historical progress is not a linear, neutral process, but rather a series of conflicts arising from contradictions within the modes of production. So capitalist versus communist or versus the working class. The central driving force tension between the ruling class and the working class. According to him, different historical epochs means periods, are characterized by distinct modes of production such as feudalism and capitalism in medieval age and modern age respectively. So in general, what things you have to remember, the whole history, it is shaped by class struggle, and as a result of this, those who are in the last two phases in ancient and medieval, the second part, they were never able to win. Like the slaves were not able to win, neither the serfs were able to win. That's why he says the working class unite. If you're going to unite, eventually it's going to lead your victory. This is the last perspective with respect to this. Then there is a book, a famous book is there known as The Lessons of History. ये आपके हैंडआउट में नहीं है ना, हाँ तो सामने देखो, ठीक है, The Lessons of History. तो इसमें से कुछ लर्निंग्स इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको हमने कंपाइल करके पीपीटी में डाल दिया. 5-10 स्लाइड है, ठीक है. बाकी तो आपके पास हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं जब हम अपनी पूरी हिस्ट्री को ठीक से पढ़ते हैं, बट इन्होंने कुछ स्पेसिफिक इस बुक से लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमने कोशिश की कि इससे भी कुछ लिख दें. तो अगर मान लो कभी लेसन्स ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एक्सेट्रा पे आता है, तो हम कुछ पॉइंट्स कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से भी लिखेंगे. इज दैट क्लियर? और नाम याद रखेंगे. देखो स्पेलिंग इनकी ना उल्टी पुल्टी होती है, बाद में जाके विल तो चलो याद रहेगा, विल का विलियम हो गया, ये सब मत करना, ठीक है. जॉन और जगन्नाथ बराबर नहीं होते ये काम नहीं करना है. तो नाम थोड़ा ठीक से याद रखेंगे. विल डूरेंट, ओके, एंड द नेम इज द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री. अब देखो इन्होंने किस पे बात किया. नंबर 1, लाइफ इज कॉम्पिटिशन. If we talk about the initial human history, that is purely life is competition. We were not the only species. There were many species which were like us, like Neanderthal. तो पूछा भी था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, that who are Neanderthals. So they were very close to us, and in fact it is said that they could have been relatively more physically prowess than us, but still because of the development of brain, we were able to defeat them. So initially the life is purely about competition. Okay, today the whole resources of the earth, they are monopolized by us, one species. How many species do we have? Plants, animals, millions of species are there, but कौन करके बैठ गया है? हम, we the people. Okay, we the species नहीं होता, we the people. Life is purely about competition. थोड़ा सा perspective समझो. Perspective is purely about this. The competition is not only the life of trade, it is the trade of life. Though cooperation is real, but we cooperate in our group in order to strengthen the group in its competition against the other groups. Very clear. We as a group versus the other animals. See what we have done. We have come together, but we are competing with everyone else.
नाउ वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग, अच्छा वो जो हंटिंग करते थे वो गलत था, शिकार पे नहीं जाना चाहिए, नाउ वी शुड हैव नेशनल पार्क, वी शुड हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या पहले नहीं समझ में आ रहा था क्या? फॉर फन वी आर गोइंग एंड किलिंग टाइगर्स, फिर प्रोजेक्ट टाइगर चलाना पड़ा, फिर उनकी पॉपुलेशन करने पे खुशी दे रहे हो, पहले मारने में खुशी चल रही थी। वैल्यूज कीप्स ऑन चेंजिंग, but in general what we have done, we have occupied the maximum habitation area for ourselves, we have let very less for them. In general we have our national forest policy, 33% कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हरियाणा में ट्री जो हाईवे के अलोंग है उसी को फॉरेस्ट कवर बोला हुआ है हमारे पास फॉरेस्ट ही नहीं है, क्या करें, दिखाना तो है ना पेपर पे। बेचारा उधर उधर का अगर कार्डर मिल गया फॉरेस्ट में तो हाईवे पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, कौन सा ट्री कटा रहे, ट्री के ऊपर नंबर भी लिखे हुए 1 2 3 4 ताकि काटे ना कोई, पता कैसे चलेगा ट्री चला गया कि है कि नहीं है, नंबरिंग करनी पड़ती है भाई लाइफ इज प्योरली अबाउट competition, life is also selection, it's a selection process, sometimes even we cannot choose who is going to survive and who is going to die, so life is also selection process. So this is important in the competition of for food or mates, some organisms succeed and other fail because some individuals are better equipped than others to meet the test of the survival. See it as an exam also, in this exam every year around 800 to 1000 people they would get selected. This is nothing but life is selection. See it in every phase of life. You want to marry somebody, but वो कहता नहीं मुझे नहीं करनी, किसी और से करनी है, life is selection. So every part of life this is going to work, every shape of life this is going to work. So that's why I'm saying ये book बहुत अच्छा है, आपको पढ़नी नहीं है, चुपचाप स्लाइड्स देखनी है और इंटरप्रिटेशंस को याद रखो। Life must breed. It is important. So nature has no use for organism variation in group that cannot reproduce abundantly. अब डायनासोर अंडा नहीं दे सकता तो जाओ, if you cannot save yourself please go, है ना। आज की डेट में डायनासोर के सबसे पता जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है पता है कौन है? डू यू नो? चिकन। चिकन इज द क्लोजेस्ट वन टू डायनासोर। सारे डायनासोर को तो रोज खा रहे हो, ठीक है, जो उनके लेटेस्ट वन जो बिल्कुल बहुत क्लोज है, नहीं पता होगा ना लिखो ऐसे में अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को तो कम से कम भी क्या चल रहा है ये anyway, तो वो चिकन टिक्का नहीं है, वो डायनासोर टिक्का है बिकॉज द स्पीसीज वाइज दे आर वेरी क्लोज, ठीक है, अडेप्ट नहीं कर पाए तो इट दे शुड बी जेनेटिक चेंजेस। सो लाइफ मस्ट ब्रीड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी that we as an organism, we are very vulnerable, we are very vulnerable. We have survived not just because of our physicality, because of our brain. We have created comfort, we have created comfort. See other organisms, उनको थोड़ा ना कि सुबह उठ के नहाना है, फिर कपड़े पहनने, फिर ठंड लग रही है ये पहन लिया, वो अपने चुपचाप जिंदगी जी रहे हैं। A dog has more survival skills than us. Naturally, a dog has more survival, but just because we had that brain, we were able to create the supporting infrastructure for ourselves. Medicine, majority of the organisms, if you see them, उनके पास कौन सा आयुर्वेद है, उनके पास कौन सा एलोपैथी है, बट हमें कुछ हो जाए 2 मिनट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। We require this, we require that. Houses we have created, artificial houses they are, they're not natural houses. So we are staying there, comfort, सारा comfort हमने अपने लिए ले लिया। Life must breed. जो organisms survive करेंगे, like if there is a nuclear holocaust, ठीक है, तो हम लोग तो गए, हम तो खत्म, but there will be some organism which will survive even that. ऐसे कौन सी अच्छी सीरीज है ड्रग्स पे, उसमें बोलते हैं ना कि doesn't mean कि if you survive or not, but cockroach will always survive. तो इसलिए उनमें से कोई एक विलेन है, उसका नाम ही कॉकरोच रख देते, जो बार बार गोली खा के बच जाता है, ठीक है, बिकॉज लाइफ मस्ट ब्रीड, बिकॉज दैट पर्सन नो हाउ टू सर्वाइव. नेक्स्ट, देयर इज नो ट्रू इक्वालिटी, देयर इज नो ट्रू इक्वालिटी, कीप दैट इन माइंड.
This point was even put forward by Rousseau. Rousseau said there is natural inequality and there is artificial inequality. Natural inequality, see all of us, are we equal? We are not. You may be talented in some other art, I am talented in something else. Everybody cannot become a teacher, I cannot become a dancer. हाँ, तो हर किसी का ट्रेड है भाई. देयर इज नो परफेक्ट इक्वालिटी, देयर इज नो ट्रू इक्वालिटी. ट्रू इक्वालिटी के लिए आपको रोबोट्स बनाने पड़ेंगे विद सेम फीचर्स. दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इक्वालिटी. उन्हें चाहिए नहीं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्शियसनेस कि मेरा रैम कम है भाई, मेरा सिस्टम पुराना हो गया है. नेचर लव्स डिफरेंसेस एज द नेसेसरी मटेरियल ऑफ सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन. होगा ही नहीं एवोल्यूशन इफ देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी. चेंज कैसे होगा जेनेटिक स्ट्रक्चर भाई? एवोल्यूशन कैसे होगा इफ देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी? इम्पॉसिबल. Identical twins differ in 100 ways and no two peas are alike. These inequality grow with the advancement of civilization as a natural consequence. So many things are written in this book. Freedom and equality. बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया इन्होंने. Rich people wants freedom, poor people wants equality. Rich वाले कहेंगे हमें मालदीव जाना है, तो चलो सोशल मीडिया पे ड्रामा कर देंगे बट अगले दिन हो सकता है उनकी भी टिकट हो, फिर बुर्का पहन के जा रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर अपोजिट्स एंड यू कैनॉट हैव परफेक्ट फ्रीडम विदाउट एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एंड वाइस वर्सा. Only the man who is below the average is economic ability desires equality. Those who are conscious of superior ability desires freedom. And in the end, superior ability has its way. Have you seen equality in any of the past society? Is there today? Politicians बोलते हैं बस, because they know this is what everybody wants. Only 5% of Indian population is earning more than 5 lakh rupees. Only 5%. So all of us are privileged. All of us are very privileged. What about the rest? We are very privileged. And this is, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही अच्छा लगता है. That's why they have written equality of opportunity. मौका दे देंगे, लिख लो एग्जाम. Okay, equality of opportunity is something that they're looking for. Economics and history. So it says history is economics in action. For example, wars of Rome with Persia were attempts of West to capture trade routes to the East. Similarly, French Revolution came not because of Voltaire. It didn't happen because of ideas. It's always said that it was the economic bankruptcy which created a political crisis. And then when the political crisis started, eventually we see the beginning of French Revolution. So economy is very, very important. Don't see कि economy important नहीं होती. Middle class has values, not economy. Higher class they only go for economics. अब बॉलीवुड वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम से, वो नीचे परकुलेट करवा देते हैं कि तुम करो ये सब, अपने को ऊपर आराम से जिंदगी जीनी है. There is no difference between political parties. ये शाम को फोन करके बोलते हुए आज थोड़ा ज्यादा हो गया था ना भाषण में, सॉरी. एक दूसरे को करते भी होंगे यार 100%. क्या आज पार्लियामेंट में मजा आया ना आपको सुनने में? बुरा तो नहीं लगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा अच्छा कांग्रेस बीजेपी, वो खुद बात कर रहे हैं आराम से मस्ती में शाम को. इकोनॉमिक्स दोस्ती यारी है भाई सबके बीच में. स्मृति ईरानी पार्ट ऑफ बीजेपी, हर हस्बैंड इज मुस्लिम. ठीक है, और वो ऐसी चीजें बोलती है उनके बारे में, ठीक है, तो घर पे भी लड़ाई. अरे तुम तो जानते हो ना, ऐसी बातें नहीं दिल पे नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट पॉलिटिक्स. तो इकोनॉमिक्स मैटर्स अ लॉट. बहुत जरूरी है इस चीज को समझना. इवन इफ द पॉलिटिक्स इज ऑफ दैट नेचर, वी हैव गुड रिलेशन विद अरब्स. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अरब्स इज इस्लाम, द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो. इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट थ्रू आउट हिस्ट्री. Morals and history. Moral codes aren't universal constants, but moral change based on what part of history we are in. It depends. Like I've just told you,
Previously, everybody was taking pride in killing tigers. Even Samudragupta, tiger slayer coin लेकर घूम रहे हो. Sher Shah, killing tiger. British continued the tradition, hunting. Now Project Tiger. It depends on which part of history you are. At that point in time, it was like it is bravery, it is sharpness. Today, it is about no peace, love, peaceful होना चाहिए. Species protection, tiger conservation. These have become values. So morals are not universal. It depends upon the phase of history you are. Today, everybody talks about equality. Just go 200 years back, दो थप्पड़ पड़ते हो फिर वापस से बैठा देते. This is your equality. It depends upon the phase you are. Okay, so for example, for hunter-gatherers, a man had to be ready to chase and fight and kill. अब उस फेज में कहाँ से आप उनको जज करोगे बैठ के? During the Paleolithic age, when they had to kill animals for survival. Recently, एक I think Netflix पर रिलीज हुआ ना, Society of the Snow. It has been in news. पढ़ा उसके बारे में? Society of the Snow. It is about a plane crash. This plane crash happened in the Andes, in the South America. This plane was having roughly 40-45 people. Some of them, they died on the spot. Around 15 people, they died. Okay. There was complete snow cover. They're at the top of Andes mountain. All of us know it is very high, just like Himalayas. They had to eat the flesh of human to survive. How to judge these people? Not somebody else. They were the relatives. In the end, 15 people survived because of that. Survival versus consuming humans. Moral dilemma देख रहे हो? And over and above that, your relatives. Relatives में चलो फिर भी हाँ कर दोगे. Your immediate family members. सब डिपेंड करता है. Everything is justification. Everything is a justification. डिपेंड सिर्फ उस पर करता है. आप जस्टिफाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो. लाइक जैसे अभी एक सीरीज आई थी काला पानी. आप लोग नहीं देख रहे हो, मत देखना. बस आपको लॉजिक समझा रहा हूँ. इन दैट होल सीरीज देयर वाज वन थिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरीज, दैट मोरालिटी के ऊपर कम फोकस किया है. द मोर फोकस हैज बी ऑन सर्वाइवल. Everybody is trying to survive in their own way, and everybody is justifying that. Like there is a woman who is helping a small girl, okay, because she was lost away from her family, and eventually Kala Pani, actually it's about a disease which is spreading just like corona, okay, and somehow they are trying to protect the stories of Andaman and Nicobar. That woman which was helping that girl, eventually she came to know that this girl is also now suffering from the same disease. And those who are suffering from that disease were not allowed to become part of a gang of people who are now transported to some other island so that they can be saved. But her father eventually gets unified with the girl and kills that woman because she was not allowing that girl to go along with him. So it's purely about survival. It's not about human values. It's about survival is not about you and me. Survival is about all the species on Earth. Probably Earth also has its survival instincts. Don't know किस तरीके से करते हैं. But at least for those living beings, we all of us. So as the death rate of men was higher than the women, some men took on several women to frequent pregnancy, which was not a bad thing compared to the morals of today's society. So every society had morals. हर किसी का कुछ ना कुछ कहानी है.